मान लो आप एक भारत में रहने वाले ऐसे व्यक्ति हो जिसे ऑल्टो और वैगनार में चलने वाले रईस मानते हैं, यानी कि आपका गाड़ी लेने का बजट लगभग 60 लाख रुपए के आसपास है। तो आप ऐसे में कौन सी गाड़ी लोगे? अगर आप एक लाला आदमी हो या फिर बाहुबली टाइप के आदमी हो तो शायद आप फॉर्च्यूनर की तरफ जाना पसंद करो, या अगर आप एक कॉर्पोरेट में सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं तो कैमरी या फिर कोई एंट्री लेवल जर्मन गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर यार ऐसी ही गाड़ियाँ मिलती हैं। और ये गाड़ियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि ये फुल फ्लेजेड 1.5-2 करोड़ वाली जर्मन या फिर ब्रिटिश कार्स के फीचर्स और फील के साथ तो नहीं आती, पर उस दिशा में पहला कदम जैसी जरूर महसूस होती है। मतलब इनमें स्पीड, लग्जरी और रुतबा वगैरह तो मिलता है, लेकिन 70% लेस देन दैट ऑफ रियल रईसों वाली गाड़ी। खैर, जैसे मैंने पहले बोला 60 लाख में यही मिलता है, लेकिन अगर आप वेस्ट से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आओ तो आपको बहुत कुछ और भी मिल सकता है। चाइना की ईवी जायंट BYD इंडिया के अंदर भी गाड़ियां बेचती है, और जब रिसेंटली मैंने इनकी टॉप ऑफ द लाइन BYD Sea Lion 7 को देखा, फील करा और खूब देर तक चलाया, तो मेरे दिमाग से जो 60 लाख रुपए वाली गाड़ी की इमेज बनी हुई थी ना, वो कुछ तरीके से टूट गई। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये ऐसे इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स और फीचर्स देती है जो अगर आप एक जर्मन कार के अंदर ढूंढने जाओ ना तो आपको 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन चलो मान लिया चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स थोड़े से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बट द माइंड ब्लोइंग फैक्ट इज दिस कार मेक्स अराउंड 523 bhp ऑफ पावर, दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ 55 लाख रुपीज ओनली। हमें यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि इंडिया के अंदर पावर कभी भी सस्ती नहीं थी। कोई इतनी पावरफुल यूरोपियन गाड़ी ढूंढने जाओगे ना तो आराम से 2 करोड़ रुपए ठुक जाएंगे। तो आउटराइट तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ना तो ये गाड़ी 55 से 60 लाख रुपए की दिखाई देती है और ना ही वैसी चलती है। और अगर ऐसा ही है तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या BYD वाले इस गाड़ी को इंडिया में नुकसान में बेच रहे हैं, और क्या इसके अंदर सारी की सारी अच्छाइयाँ ही हैं या फिर कोई कमियां भी हैं? वेल हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन सभी खूबियों और खामियों को जानने के लिए हमें इस गाड़ी के ऊपर एक एक करके बात करनी होगी, और इसकी शुरुआत करी जा सकती है इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। कर लो यार, बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। चलो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। BYD ने इस गाड़ी को एक स्पोर्टी कूपे SUV की तरह डिज़ाइन करा है, और ये काम उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया है। स्क्रीन हो या फिर रियल लाइफ, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है, स्पेशली आगे की तरफ से। इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देती हैं, और आगे से ये गाड़ी ऐसी लगती है जैसे किसी स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी ने इस SUV को बनाया हो, जैसे कि पोर्शा बनाती है। फिर अगर हम इसकी साइड में आए तो हमें देखने को मिलते हैं फ्लश डोर, जो कि इलेक्ट्रिकली अंदर बाहर होते हैं। इस गाड़ी में आपको 20 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं विद लो प्रोफाइल टायर, और इस गाड़ी के अंदर जो टायर्स यूज करे गए हैं वो है मिशेलिन पायलट EV, जो कि काफी अच्छे प्रीमियम टायर्स होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े व्हील्स है ना, ये भी इस गाड़ी की प्रीमियमनेस और स्पोर्टीनेस में ऐड करते हैं। इसके अलावा जो इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल है ना, वो एक टिपिकल यूरोपियन कूपे डिजाइन जैसी दिखाई देती है, और फर्स्ट ग्लांस में ही आपको ये बात समझ में आ जाती है कि बॉस ये कोई छोटी गाड़ी नहीं है। इस गाड़ी की लेंथ 4830 mm की है, जो कि फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा है। हाँ, कूपे SUV होने की वजह से इस गाड़ी की हाइट थोड़ी कम है, लेकिन इस हाइट कम होने की वजह से ये गाड़ी थोड़ी और भी ज्यादा लंबी दिखाई देती है फॉर्च्यूनर जैसी SUVs के मुकाबले। इस गाड़ी की जो विड्थ है वो सिर्फ टोयोटा की यूजुअल कंपैरेटर कार से ही ज्यादा नहीं है, बल्कि मर्सिडीज E क्लास से भी ज्यादा है। और अगर हम बात करते हैं सेम प्राइस पॉइंट पर आने वाली जर्मन EV कंपैरेटर की, यानी कि BMW iX1 की, तो वो गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा छोटी है इससे। यानी कि साइज के मामले में ये अपने प्राइस पॉइंट पर मिलने वाली बाकी गाड़ियों से काफी आगे निकल जाती है, एंड एक्चुअली 1 करोड़ तक की गाड़ियां जो है ना उनको कम्पीट करती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी टेल लाइट की, तो वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि वो जुड़ी हुई है आपस में, तो वो वाला डिज़ाइन मुझे किसी भी कार में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ एक सब्जेक्टिव चीज़ बोल रहा हूँ मैं। अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें ना तो ये गाड़ी पीछे से भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देती है। इस गाड़ी की टेल लैंप्स में ऐसे ऐसे फीचर्स और एलिमेंट्स को ऐड किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देती है। एंड एक्चुअली ये जो गाड़ी का साइज, प्रीमियमनेस और लुक वगैरह है ना, इसकी वजह से इस गाड़ी को लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। मैंने अभी तक कई महंगी कार चला ली हैं, लेकिन मैंने लोगों का ऐसा रिएक्शन अभी तक नहीं देखा किसी गाड़ी पर जैसा इस पर देखा है। टू बी ऑनेस्ट, इस गाड़ी पर जैसा रिएक्शन या फिर जैसी आइस मेरे को मिली है ना, लोग इसको देखते हुए दिखे हैं मुझे, वैसे उरूस को देखते हुए दिखे थे। कोई BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों को आजकल इतना ज़्यादा नहीं देखता है, Tier 1 का Tier 2 में भी नहीं देखता है, लेकिन इस गाड़ी को लोग ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कोई 2 सीटर स्पोर्ट्स कार देख ली हो। और हो भी सकता है कि आम आदमी के दिमाग में ये कोई लैम्बोर्गिनी या फिर लोटस जैसे ब्रांड की गाड़ी ही हो, है ना, क्योंकि हर किसी को तो इतना ज़्यादा पता नहीं होता है गाड़ियों के बारे में जैसे हम लोगों को पता है। और वैसे भी ये गाड़ी एक कन्वेंशनल लग्जरी कार से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई देती है और महंगी भी दिखाई देती है अपने कूपे डिज़ाइन की वजह से। तो हो सकता है लोगों के दिमाग में ऐसी सोच चल रही हो। खैर, जैसे ये गाड़ी बाहर से बहुत ज़्यादा महंगी दिखाई देती है अपने प्राइस पॉइंट से, वैसे ही अंदर से भी दिखाई देती है। उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बूट चेकआउट कर लेते हैं। इस गाड़ी का जो बूट है वो रिमोट से भी एक्सेस हो सकता है, और आप इसको पैर ऐसे हिला कर भी कर सकते हो। देखो ओपन हो गया। और इसमें जो बूट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 520 लीटर का बूट मिलता है इसके अंदर। देख रहे हो, एक बड़ी सेडान, C सेगमेंट या D सेगमेंट सेडान जितना बड़ा इसको बूट मिल जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी आपको हिडन स्टोरेज भी मिल जाती है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके जो स्पीकर मिलते हैं इसमें डायनॉटो के, इसमें यहाँ पर उसका वूफर है, यहाँ पर 2 स्पीकर है, और वहाँ पर 3 किलो तक का आप सामान रख सकते हो। लेकिन क्योंकि जो वूफर क्या नाम है इसका जो बूट है वो थोड़ा सा
इंक्लाइंड है क्योंकि ये एक कूपे एसयूवी है, तो आप खड़ी खड़ी चीज़ें नहीं रख पाओगे, ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है इसके अंदर। लेकिन थोड़ी सी सेटिंग कर लोगे ना, सामान काफ़ी आ जाएगा इसके अंदर भी। लेटा के रखना पड़ेगा आपको, जो ट्रॉली बैग्स होते हैं उनको, लेकिन ठीक है। थोड़ा ऊंचा भी है क्योंकि ऑब्वियसली ईवी है, नीचे बैटरी पैक होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा ऊंचा है। नीचे मैंने जो आपको दिखाया था उतना ही स्पेस है, वरना ज़्यादा भी हो सकता था, जैसे कि स्पेयर टायर के लिए अक्सर होता है, लेकिन वो नहीं है इसके अंदर। लेकिन ठीक है, अच्छा है, मैनेजेबल है। गाड़ी अंदर से काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है। आप आगे बैठो या फिर पीछे, आप इसके इंटीरियर्स को किसी भी जर्मन गाड़ी से कम नहीं पाओगे। चाहे फिर वो इस गाड़ी के डैशबोर्ड का लेआउट हो, उसकी क्वालिटी हो या फिर कुछ और, सब कुछ जर्मन से कंपेरेबल फील होता है। और अगर फ़र्क होगा भी ना तो 19-20 का ही होगा, जो कि मैं पर्सनली कोई खास नोटिस नहीं कर पाया। ये गाड़ी पूरी की पूरी ब्लैक है। इसमें हर जगह लेदर्स का और सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, फिर वो चाहे फ्रंट का एरिया हो या फिर बैक का। अब अगर मैं इस गाड़ी की बैक सीट से बात करूं तो इस गाड़ी की जो पीछे की सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बहुत ही अच्छा लेग रूम मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है इस गाड़ी का। और इस गाड़ी में 3 हेडरेस्ट मिलते हैं तीनों सीट्स के ऊपर, जो कि अच्छे खासे क्वालिटी के दिखाई देते हैं। और इस गाड़ी की जो वेट है ना, जैसे मैंने पहले बताया, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर 3 लोग भी बैठेंगे ना इस गाड़ी में पीछे की सीट्स में, तो उनके कंधे नहीं टकराएंगे, बहुत चौड़ी गाड़ी है। बैक सीट के अंदर आपको अच्छा खासा आर्मरेस्ट भी मिलता है, जिसमें स्टोरेज स्पेस भी है और आप बॉटल वगैरह भी रख सकते हो इसके अंदर। और गाड़ी में पैसेंजर्स के लिए जो सबसे अच्छा फीचर मिलता है वो ये है कि इस गाड़ी में 1 टच अप एंड डाउन वाली विंडोज मिलती हैं, और ये 1 टच वाला फीचर ना चारों ही विंडोज के अंदर देखने को मिलता है। इस गाड़ी की रियर सीट्स पे मुझे सब बढ़िया लगा, बस 2 छोटी सी कमियां दिखी। एक तो ये कि पीछे एयर वेंट्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कोई भी बटन्स नहीं दिए गए हैं, और दूसरा ये कि पीछे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन भाई इस गाड़ी में इतना कुछ दे रखा है कि ऐसा लगता है कि ये भी होता तो सही रहता। खैर, वैसे तो पीछे परफोरेटेड लेदर सीट्स दे रखी हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि लंबे रूट्स पे ना आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो सकती है, गर्मी लग सकती है, पर शायद हो सकता है ना भी लगे, क्योंकि इसका जो एसी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इवन तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक ओपेक मून रूफ मिलती है, जो कि गाड़ी की पूरी छत को कवर करती है और जो कि अच्छी खासी गर्म हो जाती है दोपहर के टाइम पर, धूप पड़ने पर। लेकिन फिर भी इस गाड़ी का जो एसी है ना वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर आपका पूरा कैबिन ठंडा फील होने लग जाता है। इस गाड़ी के एसी का फील अलग ही है। और सच बोलूं तो अब तक जितनी भी लग्जरी कार या फिर नॉर्मल गाड़ियां मैंने चलाई है ना, उन सबसे ज़्यादा अच्छा एसी मुझे इस गाड़ी का लगा है। इस गाड़ी में बैठ के जैसे ही आप एसी चालू करते हो तो ऐसा लगता है जैसे दोपहर की गर्मी से सीधा ठंडे शॉपिंग मॉल में घुस गए हो। बहुत ही जल्दी ठंडा कर देती है ये। अब इतनी जल्दी ठंडा करने के पीछे का एक रीज़न ये हो सकता है कि इन गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर वाले कंप्रेसर्स लगे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जो कंप्रेसर्स होते हैं वो बिजली की मोटर से चलते हैं। वहीं जो आइस कार्स होती हैं वो इंजन द्वारा बेल्ट ड्रिवन होते हैं। और जैसा हमें पता है कि ये जो आइस कार्स होती हैं ये आइडल पर बहुत ही ज़्यादा लो रेव पे होती हैं, जिसकी वजह से इन गाड़ियों का जो कंप्रेसर होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाता है जब गाड़ी स्टैंड स्टिल पर होती है। वहीं जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उनके कंप्रेसर की मोटर का गाड़ी की मेन मोटर से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए गाड़ी चल रही हो या फिर खड़ी हो, इस बात से ईवीज़ के एसी को कुछ भी लेना देना नहीं होता है, वो हर टाइम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे आप भी कमेंट्स के अंदर बताओ, क्या आपने भी किसी ईवी कार के अंदर ऐसा फील करा है? इसके जो एर्गोनॉमिक्स है ना वो भी मुझे ठीक ठाक लगे। इसके अंदर जैसे आपको एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर होता है, जैसे इंडिकेटर के लिए आपको ये लेवर्स दिए हुए हैं, इसके लिए क्या नाम है आपको वाइपर के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बटन्स हैं इसके अंदर। इवन तो थोड़े और बटन दिए जा सकते थे, जैसे खासकर ये जो इनका एसी कंट्रोल्स हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड यहाँ पर दिया जा सकता था बटन्स का, लेकिन वो नहीं दिया, वो मिसिंग है। लेकिन फिर भी ये एमजी की विंडसर से तो बहुत सॉर्टेड है। उसमें सभी कुछ स्क्रीन के अंदर दिया हुआ है, जो कि एर्गोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा खराब बात है। एंड सेम अगर आप अमेरिका की टेस्ला के अंदर भी देखोगे ना तो उसके अंदर भी सेम ही चीज़ हो रखी है। लेकिन BYD ने एटलीस्ट मोस्ट क्रूशियल चीज़ों के लिए बटन्स दे दिए हैं, जैसे कि आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बटन्स हैं, फ्रॉम मोड सिलेक्टर टू रीजन टू एसी कंट्रोल्स, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 50 वाट का चार्जर भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर एयर वेंट्स भी हैं, आप देख पा रहे होगे। और उसके नीचे अगर आप आओगे ना तो सेंटर कंसोल के नीचे भी स्टोरेज स्पेस है और चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल है। खूब सारे फीचर्स हैं, है ना, लेकिन उतने नहीं है जितने इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी की इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर इतने सारे फीचर्स भरे हुए हैं कि अगर मैं एक एक करके इनके बारे में बात करना चालू करूं तो ये वीडियो 2-2.5 घंटे की बन जाएगी आराम से। इसीलिए सबके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ मेजर हाइलाइट्स को जरूर मैं आपको दिखाता हूं। इस गाड़ी के अंदर ना आपको एयर प्योरीफायर भी मिलता है, जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट्स भी आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, और ऑलमोस्ट हर एक विंडो, डोर और बूट वगैरह जो भी अनलॉक, लॉक हो सकते हैं या फिर ओपन हो सकते हैं या फिर क्लोज हो सकते हैं, उनको आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। इस गाड़ी के अंदर लेवल 2 ADAS मिलता है, जिसको अगेन आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। और इसके अंदर मिलते हैं 11 कैमरास, जिनसे आप गाड़ी के बाहर हर तरीके से देख सकते हो। फिर चाहे आपको 3D व्यू देखना हो, गाड़ी के नीचे देखना हो, गाड़ी के साइड में देखना हो, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट इस गाड़ी का नहीं बचता है जब आप स्क्रीन के अंदर देखते हो। तो बड़ी गाड़ी है तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस गाड़ी को भीड़ भड़क वाले जगहों पर चलाना।
इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देता है अपने टैक्टाइल मेटालिक बटन्स की वजह से, और ये जो बटन्स है ना, ये काफ़ी सारे टास्क को पूरा कर सकते हैं आपके। अब अगर हम बात करें इसकी ड्राइवर्स डिस्प्ले की, तो वो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है आपको कोई भी कमी नहीं लगेगी इन्फॉर्मेशन के मामले में इसके अंदर। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है वाइल ड्राइविंग दिस कार, कि यार इसकी ड्राइवर स्क्रीन के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि आई फेल्ट लॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे मैं इस गाड़ी की स्पीड या फिर एफिशिएंसी वगैरह देखने के लिए इस गाड़ी की स्क्रीन की तरफ घुमाता हूँ, तो मेरी नज़रें ना इधर उधर की इन्फॉर्मेशन पे चली जाती है और मैं कई बार अपने आप को लॉस्ट फील करता हूँ। मतलब स्क्रीन में जो ढूंढने जाता हूँ वो एक बार में मुझे नहीं मिलता है, जो कि मुझे थोड़ी दिक्कत वाली बात लगी। वैसे तो अगर आप 2-4 दिन इस गाड़ी को चला लोगे ना, तो आपको इस गाड़ी की आदत पड़ जाएगी और आपको ऐसी कोई खासी दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूँ ड्राइवर सीट से कि भैया इस गाड़ी को चलाने में कैसा फील होता है, तो मैं ये बोलूँगा इस गाड़ी को चलाने में एक एसयूवी जैसा ही फील होता है। इवन तो ये गाड़ी थोड़ी सी लो स्लंग है और ऊंची नहीं है ये गाड़ी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको ना फील होगा कि आप एक एसयूवी ही चला रहे हो। इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग है, और इवन तो इस गाड़ी का जो आएगा बोनेट है वो स्लांटिंग है, लेकिन फिर भी इसकी ना शोल्डर लाइन्स दिखती हैं आपको दोनों तरफ से, तो वो एक अच्छा आपको एसयूवी वाला फील दे देती है। और थोड़ी सी आपकी जो सीटिंग पोजीशन है वो ऊँची तो है ही। दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी विजिबिलिटी की, तो इसका जो आएगा ग्लास एरिया है ना वो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, तो आपको किसी भी तरीके की विजिबिलिटी में इशू नहीं आएंगे। और जो इसका ए पिलर है वो भी किसी भी तरीके का ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं करता है। इन्होंने जो यहाँ पर वो छोटी सी विंडो दी है और जो मिरर को थोड़ा खिसका के लगाया है, उसकी वजह से यहाँ पर किसी भी तरीके का ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, इस गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट्स की भरमार है। अगर आप पीछे की तरफ गाड़ी को देखोगे, पीछे की बी पिलर और सी पिलर की तरफ देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ से। तीसरी चीज़, जो इसकी बूट का ग्लास है वो भी बहुत छोटा है, उसकी वजह से भी पीछे की तरफ आपको कोई खास चीज़ दिखाई नहीं देगी। और अगर आप इसमें से देखने की कोशिश करोगे अपने IRVM से, तो भी बहुत ज़्यादा आपको दिखता नहीं है, थोड़ा सा ही व्यू दिखता है। लेकिन वो सब कॉम्पनसेट हो जाता है जब आप इसकी इस स्क्रीन की तरफ देखते हो, तो वो सब कॉम्पनसेट हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन में ना आपको बहुत सारी डिटेल दिख जाती हैं, तो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती है ब्लाइंड स्पॉट की इस कार के अंदर। और फिर वही वाली बात है कि गाड़ी एक स्पोर्टी स्टांस के साथ आती है और कूपे स्टाइल में आती है, तो आई कैचिंग तो है ये गाड़ी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके कुछ अपने डाउन साइड्स भी हैं जो आपको थोड़े बहुत झेलने पड़ते हैं। बट थैंक्स टू द स्क्रीन आपको कोई खासी दिक्कत नहीं होती है। ये कार 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 4.5 सेकंड में कर लेती है। और ईवीज के साथ खास बात ये होती है कि जो ऑन पेपर लिखा होता है ना, वो रियल लाइफ में भी होता है, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो आपको 0 RPM से ही मिलना चालू हो जाता है पूरा का पूरा। जैसे इस गाड़ी में आप पंजा दबाते हो ना, आपको आउटराइट समझ में आता है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वैसे भी ये 523 bhp की पावर निकालती है और 690 Nm का टॉर्क। तो ऑन पेपर तो ये है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप इस गाड़ी को फील करते हो ना, तो भी आपको यही समझ में आता है कि दिस कार इज़ नो स्लाउच। और जैसे इस गाड़ी की पावर अच्छी है, वैसे इस गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। खासकर स्पोर्ट मोड में ना ये गाड़ी का स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा वेट पकड़ लेता है, खासकर हाई स्पीड्स पे जैसा होना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये कोई BMW जैसा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, उसका और भी ज़्यादा अच्छा फील होता है। मैंने अभी रिसेंटली M340i चलाई थी, तो मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इस कार के साथ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बाकी जर्मन कार्स इतना अच्छा नहीं है। इफ़ आई कंपेयर इट विद अदर जर्मन कार्स, तो उनके हिसाब से तो ये कंपेरेबल ही होगा मेरे हिसाब से। कोई बहुत ज़्यादा 19-20 का ही फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अच्छा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, इवन तो इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे खासे हैं, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा खासा है, वेट भी आता है ना। लेकिन एक चीज़ मैंने फिर भी ये फील करी है कि गाड़ी का जो वज़न है वो फील होता है भाई। देखो, गाड़ी है 2000 किलो की लगभग, और जब आप इस गाड़ी को मोड़ों पे तेज़ लेके जाते हो तो आपको फील होता है कि यार गाड़ी 2000 किलो की ही है। इसका जो वेट है ना वो शिफ्ट होता हुआ फील होता है आपको मोड़ों पर। आपको थोड़ा थोड़ा गाड़ी के अंदर बॉडी रोल भी फील होता है, और आपको ऐसा लगता है कि यार अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही है किसी मोड़ पर, तो आप थोड़ा इसको थोड़ा सा स्लो कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गाड़ी किसी भी तरीके से बेकाबू हो जाती है मोड़ों के ऊपर, लेकिन हाँ, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और थोड़ा तेज़ ही एक्सेलरेट करती है ईवी होने की वजह से, तो आपको फील होगा कि यार मोड़ों पे तो मैं ना ही एक्सेलरेट करूँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में वो वाला फील आपको सील के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक सेडान है, और जब इसके डायनामिक्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं तो उसके कितने अच्छे होंगे मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ। आई आस्क BYD, तो वो भी गाड़ी प्रोवाइड करे तो मैं उसका भी करूँगा और बताऊँगा आपको कि भैया वो कैसी फील होती है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फास्ट कार है, डायनामिक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गाड़ी के, और इसको चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जो फास्ट पेट्रोल कार को चलाने में एड्रेनलिन रश मिलता है ना, वो इससे थोड़ा अलग है और थोड़ा ज़्यादा है। उन गाड़ियों के अंदर तेज़ आवाज़ आती है, यू फील द वाइब्रेशन थ्रू योर बॉडी, और पावर डिलीवरी के अंदर भी एक इनकन्सिस्टेंसी होती है, और ये सब कुछ मिलना एक ईवी के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इन फैक्टर्स को साइड में रख दें, तो BYD C-Line 7 आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लेकर आएगी जब भी आप इस गाड़ी का पंजा दबाओगे। अच्छा, स्पीड से याद आया कि यार हमने इस गाड़ी की एफिशिएंसी के बारे में बात ही नहीं करी। अब वैसे तो मैंने इस गाड़ी को 400-500 किलोमीटर तो नहीं चलाया है, लेकिन जितना चलाया है उसमें आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट।
पर फिर भी जो लाइव एफिशिएंसी मुझे इस गाड़ी ने दिखाई है वो है 25.9 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर्स, मतलब इतनी ये पावर कंज्यूम कर रही थी। और इस गाड़ी का जो बैटरी पैक है वो है 82.56 किलोवाट आवर का। तो अगर हम बेसिक मैथ्स लगाएं तो जो रेंज निकल के आती है वो है 319 किलोमीटर फुल चार्ज होने के बाद। अब देखो ये जो रेंज इसने मुझको दिखाई है ना, इससे आप इस गाड़ी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज गाड़ी चला रहा था, कभी मैं बहुत ज़्यादा सडन ब्रेक ले रहा था, और कभी हम मतलब बैठे ही हुए थे गाड़ी के अंदर आधा पौना घंटे सिर्फ शूट करने के लिए इंटीरियर्स को। तो ऑब्वियसली रेंज सही नहीं दिखाएगा ये, लेकिन जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो मेरे ख्याल में आपको 400 से प्लस किलोमीटर की रेंज तो इसमें मिल जानी चाहिए। पर्सनली बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि BYD इस गाड़ी पे बहुत ज़्यादा खास कोई पैसा तो नहीं कमा पा रही होगी, क्योंकि GPD के अकॉर्डिंग चाइना के अंदर ये गाड़ी 28 लाख रुपए में मिलती है, यही वाला वर्जन जो मैं चला रहा हूँ, और इंडिया में 110% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो इस गाड़ी का जो प्राइस होना चाहिए था वो 58 लाख रुपीज़ होना चाहिए था, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पर लिस्टेड है 55 लाख रुपीज़ पे। अब मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि जो चाइना वाला प्राइस है हो सकता है वो गलत हो, वो मेरे को गलत मिला हो, तो उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर सही है शायद से BYD यहाँ पर लॉस बना रही है इस गाड़ी को बेचने में, और हो सकता है वो अपने कस्टमर बिल्ड करने के लिए ऐसा कर रहे हो। अब वो जिस भी रीजन से ऐसा कर रहे हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक पोटेंशियल EV बायर हो तो इस डील को अपने हाथ से जाने मत देना, क्योंकि यार दूर दूर तक कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इतनी पावर निकाल के देती हो इस प्राइस पॉइंट पर, चाहे वो आइस हो या फिर EV हो सकता है कि आपको लगे कि यार BYD इंपोर्ट होती है, इसका सर्विस नेटवर्क कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर जब आप इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करोगे ना तो आपके मन में ये वाली बात जरूर आएगी कि सारे के सारे कंसर्न हम साइड में रख देते हैं और इस गाड़ी को अभी कभी बुक कर लेते हैं। इतनी अच्छी लगी पर्सनली मुझे, तो इतनी अच्छी लगी ये गाड़ी। एंड नॉट ओनली EV बायर्स, अगर कोई फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी भी लेने जा रहा है ना तो उसको भी इसको पहले चला के देख लेना चाहिए एक बार, क्योंकि ट्रस्ट मी आपकी फॉर्च्यूनर का रुतबा गांव खेड़े से बाहर निकलते ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसे पॉश एरिया के अंदर भी लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी जरूर छोड़िए। थैंक यू।